नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ताक्षर महादेवी वर्मा जी के बारे में। जी। और खास तौर पर उनकी एक कालजयी रचना अतीत के चलचित्र पर। हमारे पास ना इसका एक काफी विस्तृत सारांश है। हाँ, जो इसके अलग अलग पहलू और गहराइयों को सामने रखता है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण कृति है ये। हाँ, तो आज की बातचीत का मकसद यही समझना है कि ये संस्मरण संग्रह इतना खास क्यों है। महादेवी जी ने अपने अनुभवों को और उस दौर के समाज को किस नजरिए से देखा, कैसे शब्दों में उतारा। सही। क्योंकि ये सिर्फ उनकी अपनी कहानी नहीं लगती, इसमें ना उस पूरे युग की, खासकर महिलाओं की स्थिति की एक जीती जागती तस्वीर मिलती है। बिल्कुल सही कहा। ये व्यक्तिगत होते हुए भी बहुत व्यापक है। और जैसा नाम ही है, अतीत के चलचित्र। हाँ। मतलब गुजरे वक्त की चलती फिरती तस्वीरें। हाँ, है ना? बिल्कुल, चलचित्र। तो महादेवी जी ने अपनी यादों को ठीक ऐसे ही पेश किया है जैसे कोई पुरानी रील चल रही हो। जी। तो चलिए इन चलचित्रों को, इन तस्वीरों को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये कि ये कृति असल में है क्या, मतलब किस तरह की है ये असल में महादेवी वर्मा के जो आत्मकथात्मक लेख हैं उनका एक संग्रह है। हाँ। उन्होंने इसे संस्मरण शैली में लिखा है, यानी अपनी यादों के आधार पर लिखे गए लेख। जी। संस्मरण, हाँ। जो सिर्फ घटनाएं नहीं बताते बल्कि उनसे जुड़े एहसास, वो विचार, उनको भी सामने लाते हैं। हाँ। और जैसा हमने कहा, यादों को चलचित्रों की तरह पेश किया है। हाँ। हर संस्मरण एक अलग फ्रेम, हाँ। एक अलग तस्वीर ऐसे उभरता है। हाँ। और यहाँ जो बात है ना, जो इसे खास बनाती है, वो ये है कि ये महज बीती बातों का कोई लेखा जोखा या दुखड़ा रोना नहीं है। अच्छा। कई बार क्या होता है कि आत्मकथात्मक लेखन में थोड़ी आत्मदया आ जाती है। हाँ, हो जाता है। हाँ, लेकिन यहाँ वो चीज बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसमें एक अद्भुत किस्म की नारी शक्ति है, गहरा आत्मसम्मान है और बहुत ही सूक्ष्म, मतलब सटल भावनात्मकता है। ये उस दौर की महिलाओं के अंदरूनी जज्बातों को, उनकी सोच और उनके संघर्षों को समझने का एक बहुत कीमती दस्तावेज है। महादेवी जी अपने अनुभवों को, अपनी चुनौतियों को भी एक ताकत की तरह देखती हैं और दिखाती हैं। ये दिलचस्प नुक्ता है कि इसे आत्मदया से परे देखा जाए। तो चलिए इन चलचित्रों के कुछ मुख्य विषयों पर आते हैं। सारांश में सबसे पहले बचपन की स्मृतियों का जिक्र है। हाँ, बचपन। ऐसा बताया गया है कि महादेवी जी अपने बचपन की घटनाओं को बड़े सजीव ढंग से याद करती हैं। बिल्कुल, वो बचपन का जो माहौल था उसे उकेरती हैं, जहां एक तरफ शायद परिवार का स्नेह रहा होगा, तो दूसरी तरफ समाज का या घर का वो कठोर अनुशासन भी। हाँ। स्कूल के दिनों की बातें हैं और कभी-कभी जो अकेलापन महसूस होता है उसका जिक्र है, और मन में कुछ इच्छाएं जो दबी रह गईं उनका भी। उनके लिखने का अंदाज ऐसा है कि पढ़ने वाले को लगता है जैसे वो खुद उस वक्त में पहुंच गया है, महसूस होने लगता है। हाँ, उन एहसासों को महसूस कर रहा है। ये सिर्फ घटनाएं नहीं है, बल्कि उन घटनाओं से जो मनोभाव उपजे उनका चित्रण है। और ये बचपन की यादें सिर्फ निजी नहीं रहती हैं ना, लगता है जैसे ये उस समय के सामाजिक माहौल की भी एक झलक दे रही हैं, खासकर एक लड़की के बचपन की। सही कहा आपने, क्योंकि बचपन के इन्हीं अनुभवों से वो आगे बढ़ती हैं और एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आती हैं, नारी जीवन की पीड़ा। हाँ, ये तो बहुत केंद्रीय लगता है इसमें। हाँ, ये इस संग्रह का एक केंद्रीय तत्व है। बिल्कुल, उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी, खासकर विवाह संस्था और दूसरे सामाजिक बंधन, वो महिलाओं के जीवन को किस तरह से प्रभावित करते थे, उनकी भावनाओं को कैसे अनदेखा किया जाता था, इसका बहुत ही मार्मिक, दिल को छू लेने वाला चित्रण मिलता है इसमें। मार्मिक चित्रण, ये शब्द आपने इस्तेमाल किया। ये मार्मिकता आती कहाँ से है? क्या वो घटनाओं के वर्णन से है या फिर भावनाओं के इजहार से? मेरे ख्याल से दोनों के मेल से है। वो सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या हुआ, बल्कि ये भी महसूस कराती हैं कि उस होने का मतलब क्या था, उसका जो भावनात्मक असर था वो क्या था। अच्छा। वो बहुत सहानुभूति और संवेदनशीलता के साथ उन स्थितियों को देखती हैं जहां स्त्रियों की इच्छाओं का, उनके सपनों का कोई मोल ही नहीं समझा जाता था। जैसा कि उन्होंने खुद महसूस किया और लिखा भी कि उस युग में नारी होना ही अपने आप में एक चुनौती थी। वाकई। तो ये सिर्फ एक व्यक्तिगत पीड़ा का बयान नहीं है, ये उस दौर की जो सामाजिक सच्चाई थी उसका एक आईना है। ये दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत अनुभव असल में सामाजिक संरचनाओं और मान्यताओं का ही नतीजा होते हैं। और इसी चुनौतीपूर्ण माहौल के बीच ये जानना कितना प्रेरणा देता है कि उन्होंने शिक्षा और साहित्य का रास्ता चुना। हाँ, बिल्कुल। ये तो अपने आप में एक तरह का विद्रोह जैसा रहा होगा उस जमाने में। यकीनन। सारांश में ये भी बताया गया है कि प्रेमचंद जी
और सुभद्रा कुमारी चौहान जैसी उस दौर की बड़ी साहित्यिक हस्तियों से उनके रिश्ते और संवाद का भी जिक्र है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। देखिए, शिक्षा और साहित्य उनके लिए महज कोई शौक नहीं थे, नहीं। बल्कि शायद अपनी पहचान बनाने का, अपने विचारों को आवाज देने का और उस घुटन भरे माहौल से बाहर निकलने का एक जरिया थे, एक रास्ता थे। ये दिखाता है कि ज्ञान और रचनात्मकता कैसे मुश्किल से मुश्किल हालात में भी इंसान को सहारा दे सकते हैं, एक नई दिशा दे सकते हैं। सही बात है। और प्रेमचंद या सुभद्रा कुमारी चौहान जैसे साहित्यकारों के साथ उनका जुड़ाव ये भी बताता है कि वो उस समय के साहित्यिक जगत में भी अपनी एक जगह बना रही थी, विचारों का आदान प्रदान कर रही थी। तो ये संघर्ष फिर सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रहा, बल्कि इसमें एक व्यापक सामाजिक सरोकार भी जुड़ गया। बिल्कुल, और यही बात हमें उनके लेखन की एक और खासियत तक ले जाती है, उनकी सामाजिक चेतना। हाँ। वो सिर्फ अपनी कहानी नहीं कह रही, अपने अनुभवों के जरिए वो समाज की कमियों पर, खासकर महिलाओं के प्रति जो अन्याय होता था, जो उत्पीड़न था, उस पर बहुत तीखी और गहरी नजर डालती हैं। उनका लेखन सिर्फ यादों का दस्तावेज नहीं है, ये एक तरह की सामाजिक टिप्पणी भी है। वो अपने समय के समाज पर सवाल उठाती हैं, उसकी जड़ हो चुकी मान्यताओं को चुनौती देती हैं, लेकिन ये सब वो बड़े ही सधे हुए साहित्यिक अंदाज में करती हैं। मतलब व्यक्तिगत अनुभव से सार्वभौमिक सत्य की ओर इशारा। बिल्कुल। अच्छा, अब जरा इस कृति की भाषा और प्रस्तुति पर भी बात कर लें। कहा गया है कि भाषा बहुत आत्मीय, संवेदनशील और भावनाओं से भरी हुई है। हाँ, भाषा तो इसकी आत्मा है। बिल्कुल, वो बहुत सहज लगती है पढ़ने में, लेकिन उसमें गहराई बहुत है। शब्दों का चयन ऐसा है कि वो सीधे दिल में उतरते हैं। उसमें एक खास किस्म की कोमलता है और ईमानदारी है। हाँ। पाठक को ऐसा लगता है जैसे लेखिका उससे सीधे बात कर रही हो, अपने मन की परतें खोल रही हो। और जो एक और खास बात इसमें बताई गई है, वो है इसकी चित्रात्मक शैली। ये क्या है और इसका असर क्या होता है? देखिए, चित्रात्मक शैली का मतलब है शब्दों से ऐसा चित्र खींच देना कि पढ़ने वाले को सब कुछ अपनी आंखों के सामने होता हुआ महसूस हो। अच्छा। और महादेवी जी इसमें माहिर हैं। जब आप उनके संस्मरण पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है मानो कोई फिल्म चल रही हो। हाँ, जैसे चलचित्र नाम ही है। हाँ, बिल्कुल। हर विवरण, हर दृश्य, हर भावना इतनी स्पष्टता से उभरती है कि आप उस माहौल का हिस्सा बन जाते हैं। लेखन सरल है, कोई भारी भरकम या बोझिल शब्दावली नहीं है, लेकिन फिर भी वो इतना प्रभावशाली और साहित्यिक है कि पाठक बन जाता है। तो ये चित्रात्मकता ही वो पुल है जो पाठक को उस अतीत से जोड़ता है, शायद। बिल्कुल सही कहा। इसी चित्रात्मक शैली की वजह से ही पाठक या श्रोता उन अनुभवों से गहराई से जुड़ पाता है, भले ही वो अनुभव एक अलग समय के हों, एक अलग संदर्भ के हों। हाँ। ये शैली जो है वो समय और दूरी के फासले को मिटा देती है। वो भावनाएं, वो दृश्य, वो पीड़ा या वो खुशी, सब कुछ पाठक सीधे महसूस कर पाता है। अद्भुत। ये भाषा की अद्भुत शक्ति है कि वो कैसे अतीत को वर्तमान में जीवंत कर सकती है। ये चलचित्र नाम इसीलिए बहुत सार्थक लगता है, क्योंकि ये शब्द वाकई चलते फिरते चित्र बनाते हैं। तो हमने शैली की बात की, विषय, भाषा, सामाजिक चेतना। इन सब चलचित्रों को अगर एक साथ देखें तो इनसे मुख्य संदेश क्या निकलता है? मतलब सुनने वालों के लिए क्या खास बातें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए? देखिए, संदेशों की कई परतें हैं इसमें। हाँ। लेकिन जो सबसे प्रमुखता से उभरता है मेरे ख्याल से, वो है नारी की अपनी पहचान बनाने की जरूरत और उसकी क्षमता। हाँ, ये तो साफ दिखता है। महादेवी जी अपने लेखन से बार बार ये बात स्थापित करती हैं कि महिलाओं को अपनी राह खुद बनानी होगी, अपनी आवाज खुद उठानी होगी। ये एक तरह से आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का स्पष्ट आह्वान है, और ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है। बिल्कुल। और दूसरा संदेश क्या कहेंगे? दूसरा महत्वपूर्ण संदेश ये है कि सामाजिक बंधनों और मुश्किल परिस्थितियों के बीच भी अपने आत्मसम्मान और अपनी रचनात्मकता को जिंदा रखना कितना जरूरी है। ये सिर्फ हालात से समझौता करके, मतलब टिके रहने की बात नहीं है, बल्कि उन हालात में भी अपनी आंतरिक स्वतंत्रता, अपनी सोच, अपनी कला को बचाए रखने और उसे अभिव्यक्त करने की बात है। हाँ। महादेवी जी का अपना जीवन और उनका लेखन दोनों ही इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। और एक बात जो आपने पहले भी कही थी, अतीत को देखने का नजरिया, वो भी एक संदेश है। हाँ, वो भी एक बहुत अहम संदेश है कि अतीत को सिर्फ याद करने के लिए या उस पर अफसोस करने के लिए नहीं देखना चाहिए। सही। बल्कि उससे सीख लेकर, उसे समझकर हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा लेनी चाहिए। अतीत के अनुभव, चाहे वो सुखद हो या दुखद, वो भविष्य के लिए हमारे मार्गदर्शक बन सकते हैं। ये ज्ञान को सिर्फ किताबी ना रखकर उसे व्यवहारिक जीवन में उतारने का, उसे जीने का एक तरीका है। महादेवी जी यही करती हैं।
वो अपने अतीत के चित्रों को भविष्य के लिए एक रोशनी की तरह इस्तेमाल करती हैं। ये दिखाता है कि उस समय की औरतें क्या सोचती थीं, क्या महसूस करती थीं, किन सामाजिक परिस्थितियों से गुजरती थीं। ये एक आत्मनिर्भर, संवेदनशील और प्रखर बुद्धि वाली स्त्री की संघर्ष यात्रा का दस्तावेज है। हाँ, और इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि हर चित्र, हर संस्मरण पाठक को सोचने पर मजबूर करता है, महसूस करने पर मजबूर करता है और कहीं ना कहीं अपने जीवन से जोड़ने पर मजबूर करता है। सही। ये दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति के निजी अनुभव सार्वभौमिक सत्यों को उजागर कर सकते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी प्रासंगिक बने रह सकते हैं। वाकई ये कृति समय की सीमाओं को लांघकर आज भी हमसे जैसे बात करती है। बिल्कुल। आज की इस पूरी बातचीत के बाद ना मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। जी कहिए। महादेवी वर्मा ने उस दौर के सामाजिक बंधनों, उन रूढ़ियों के बीच अपनी रचनात्मकता, अपनी आवाज और अपनी पहचान के लिए एक लंबा संघर्ष किया। हाँ। आज का दौर बदल गया है, समाज बदला है, तकनीक बदली है, तो क्या आज के कलाकारों, लेखकों या किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों को, खासकर महिलाओं को, अपनी आवाज बुलंद करने और अपनी पहचान बनाने के लिए क्या अब अलग तरह की या शायद नई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। क्या बाहरी बंधन अगर कम हुए हैं तो क्या कोई आंतरिक या किसी और किस्म के दबाव बढ़ गए हैं? स्वरूप शायद बदल गया हो, लेकिन क्या वो मूल संघर्ष अपनी जगह बनाने का, अपनी बात कहने का आज भी किसी ना किसी रूप में जारी है? ये एक सोचने का विषय है जिस पर हम सब अपने अपने अनुभवों और जो हम देखते सुनते हैं उसके आधार पर विचार कर सकते हैं। बिल्कुल सोचने वाला प्रश्न है ये।